हमारा जो पिछला वीडियो था, इस वीडियो से जस्ट पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अक्षांश रेखाएं खींची जाती है, किस तरीके से जो अक्षांश का जो कोण बनता है वो किस तरीके से बनता है, किस तल से बनता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एनिमेशन के माध्यम से आपको समझाई थी। आई होप आपको वो वीडियो बहुत पसंद आया होगा और समझ में भी आपको आया होगा। ठीक है, आज हम उससे अगला जो पार्ट है वो करेंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जो कल का वीडियो था और आज का जो वीडियो है इन दोनों को एक साथ अपन रिवाइज करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ ऑलरेडी अपन अक्षांश और अक्षांश रेखाओं के बीच में जो फ़र्क है वो फ़र्क हम आपको बता चुके हैं। टोटल अक्षांशों की संख्याएँ 181 होती है। टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 181 होती है और अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। क्यों होती है इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो दो का फर्क होता है, दो रेखाओं का जो फर्क होता है वो आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों पे कोई रेखा नहीं खींची जाती है, केवल वहाँ पर बिंदु होते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों पे जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होते हैं उन पे कोई रेखा नहीं खींची जाती है, केवल एक बिंदु होता है, जिसके कारण ये दो रेखाएं कम हो जाती है, दो अक्षांश रेखाएं कम हो जाती है। इसलिए अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, जबकि अक्षांशों की संख्या, देखिए अक्षांश जो होते हैं वो केवल कोण का मान होते हैं। कोण का मान ही क्या होता है? अक्षांश होता है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और जो भूमध्य रेखा है वो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा का वो एक और नाम है क्या? विषुवत रेखा। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन। ठीक है, कितने डिग्री अक्षांश होती है ये? 0 डिग्री अक्षांश होती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर की तरफ जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं उनको उत्तरी अक्षांश रेखा बोला जाता है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ जो अक्षांश रेखाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? दक्षिणी अक्षांश रेखा। ओके, ये ऑलरेडी चीज़ें मैं आपको कल के वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद में अपन बात करते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो लेटीट्यूड्स हैं, इंपॉर्टेंट जो अक्षांश रेखाएं हैं, लेटीट्यूड लाइंस। ठीक है, लेटीट्यूड लाइंस है ना, अक्षांश रेखाएं नहीं है फिर ये क्या है? केवल ओनली लेटीट्यूड है ना, नहीं लेटीट्यूड लाइंस है, ये लेटीट्यूड लाइंस है। और सबके आगे अक्षांश रेखा लगेगी, सबके आगे अक्षांश रेखा आपको लिखना पड़ेगा। मैं लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, ये मैं आपको जब पीडीएफ दूंगा ना, पीडीएफ में आपको एडिट करके दे दूंगा। ठीक है, देखो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। एक तो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा आपके सामने यहाँ पर मैंने आपको बता दी, कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये आपका ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच जो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसको क्या बोला जाता है? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके बाद में बात करते हैं इस भूमध्य रेखा की उत्तर की तरफ जब हम 23.5 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो यहाँ पर जो रेखा खींची जाती है उस रेखा को क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोला जाता है? कर्क रेखा बोला जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। भूमध्य रेखा के ये उत्तर की तरफ है। और आपको मैं आगे चल के इसी वीडियो में बताऊंगा कि ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा हमारे राजस्थान के जो दो जिले हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से ये गुजरती है। आगे मैं आपको मानचित्र में दिखाऊंगा। इसके बाद में अगर उत्तर की तरफ और ऊपर की तरफ चलें तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको उत्तरी ध्रुव रेखा या उत्तरी ध्रुव व्रत या आर्कटिक व्रत के नाम से जाना जाता है। ये जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, उस उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोला जाता है? उत्तरी ध्रुव व्रत या आर्कटिक रेखा, आर्कटिक व्रत। ठीक है, आर्कटिक व्रत या आर्कटिक रेखा बोला जाता है। इसके बाद में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तो नहीं बनती है, ये केवल अक्षांश ही बनता है।
इसको क्या बोला जाता है? उत्तरी ध्रुव बोला जाता है। ये कल के वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ या दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण की तरफ अपन जिस तरीके से हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ चले थे, नीचे की तरफ भी अपन 23.5 डिग्री जब नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ चलेंगे तो हमें कौन सी रेखा देखने को मिलेगी? कौन सी रेखा देखने को मिलेगी? मकर रेखा। मकर रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहा जाता है। ओके, इसके बाद में बात करते हैं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 66.5 डिग्री कहने का मतलब भूमध्य रेखा से जैसे ही आप 66.5 डिग्री नीचे की तरफ जाओगे कोण बनाते हुए, तो आपको जो अक्षांश रेखा मिलेगी उसको दक्षिणी ध्रुव रेखा या दक्षिणी ध्रुव व्रत या अंटार्कटिक व्रत कहा जाता है। ध्यान दीजिए, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक व्रत कहा जाता है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक व्रत कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो इसको क्या बोला जाता है? दक्षिणी ध्रुव। ध्यान दीजिए, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोला जाता है? उत्तरी ध्रुव। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोला जाता है? दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। तो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट जो अक्षांश रेखाएं हैं उनको आपने अच्छे तरीके से देख लिया होगा। देखो, बात करते हैं अपन, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं फटाफट। सबसे पहले 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर। अब इसी भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ अगर अपन उत्तरी अक्षांश की तरफ अगर अपन चलते हैं, उत्तरी ध्रुव की तरफ अपन चलते हैं, तो 23.5 डिग्री का कोण बनाने पर जो अक्षांश रेखा खींची जाती है उस अक्षांश रेखा को एक नाम से जाना जाता है। वो नाम क्या है? कर्क रेखा। किस नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कितने डिग्री अक्षांश है ये? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ओके, बाद में चलते हैं अपन उत्तरी ध्रुव की तरफ, थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जब हमें देखने को मिलती है तो उस अक्षांश रेखा का हमने एक अलग से नाम दे रखा है। क्या? आर्कटिक व्रत उसको बोला जाता है, या उत्तरी ध्रुव व्रत या उत्तरी ध्रुव रेखा। बिल्कुल एंड में चलते हैं, उत्तरी ध्रुव के ऊपर चलते हैं तो वो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अब चलते हैं अपन नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके नीचे की तरफ अपन जब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे चलते हैं तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोला जाता है? किस नाम से पुकारा जाता है? मकर रेखा के नाम से बुलाया जाता है। थोड़ा और दक्षिण ध्रुव की तरफ चलते हैं तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा में देखने को मिलती है, जिसका हमने एक अलग से नाम रख रखा है। क्या नाम है? अंटार्कटिक व्रत इसको बोला जाता है, या दक्षिणी ध्रुव व्रत या दक्षिणी ध्रुव रेखा इसको बोला जाता है। इसके बाद में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको दक्षिणी ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। मेरे हिसाब से आपको ये याद हो चुकी होंगी। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया कि जो अक्षांश रेखाएं होती है वो किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए काम में आती है। अक्षांश रेखाएं किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए काम में आती है, उनकी आवश्यकता होती है। साथ ही साथ ये जलवायु को बताने के लिए भी काम में आती है। ये अक्षांश रेखाएं जलवायु को बताने के लिए भी काम में आती है, इनकी जरूरत पड़ती है। कटिबंध बनते हैं। क्या बनते हैं? कटिबंध बनते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो जोन होता है, जो क्षेत्र होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको कटिबंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कटिबंध। उसको कटिबंध बोला जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है उसको कटिबंध बोला जाता है। तो यहाँ पर जो कटिबंध है वो आपको दिख रहे होंगे। जो कटिबंध आपको दिख रहे हैं, देखो अभी हमने देखा कि ये बीचों बीच की जो लाइन है वो क्या है?
भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ, भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ या उत्तर की तरफ जब हम 23.5 डिग्री चलते हैं, उसी के साथ साथ हम जब दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री चलते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच में, इन दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच में जो जलवायु पाई जाती है, जो क्षेत्र पाया जाता है, उसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न आपके दिमाग में उठा होगा कि इसको उष्ण कटिबंध क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? ध्यान दीजिए, इसके पीछे रीजन है, एक बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन क्या है कि सूर्य देवता है, वो सूर्य देवता क्या है? सबसे ज़्यादा पूरे साल में सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में ज़्यादा चमकता है। इसी क्षेत्र में लगभग इसकी जो किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, वो यहाँ पर सीधी पड़ती है। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लगभग यहाँ पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर गर्मी बहुत रहती है। इस क्षेत्र में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है या सीधी पड़ती है, उस क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा होगी, उसका तापमान ज़्यादा होगा। साथ ही साथ जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है, तो वहाँ का दिन लंबा होगा, और वहाँ की रातें ऑटोमेटिकली क्या होंगी? छोटी हो जाएंगी। रातें उनकी छोटी हो जाती है। दोबारा से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लाइन यह है कि भाई जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है या बिल्कुल सीधी पड़ती है, तो उस क्षेत्र में सबसे बड़ी बात तो यह है कि तापमान या जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो। साथ ही साथ जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है, तो उस क्षेत्र में जो दिन होंगे वो दिन लंबे होंगे, दिन के जो घंटे हैं वो ज़्यादा होंगे और रातें ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि 24 घंटे में अगर दिन ज़्यादा हो गया तो रात छोटी होना तय है। ओके, हमारा जो सूर्य है वो ज़्यादातर पूरे वर्ष में इसी क्षेत्र में अपनी किरणें सीधी रखता है, जिसके कारण यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, तापमान ज़्यादा होगा, और इसी तापमान ज़्यादा होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो जलवायु उष्ण होगी। और उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्मी। उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्मी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की हमने बात कर ली है। अब अपन बात करेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है, इस क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है, वो जलवायु थोड़ी ठंडी होती है। इस जलवायु से, यहाँ की जलवायु से थोड़ी ठंडी होती है। क्यों ठंडी होती है? इसके पीछे हम आपको कारण ऑलरेडी बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? मैंने क्या बताया कि भाई सूर्य की किरणें लगभग सीधी कहाँ पर पड़ती है? इस क्षेत्र में पड़ती है। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिस कारण इस क्षेत्र में जो तापमान है वो हाई रहता है, ज़्यादा रहता है। लेकिन इस क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, और मैंने बताया कि जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी वहाँ पर टेम्परेचर रहेगा डाउन, और टेम्परेचर के साथ साथ वहाँ के जो दिन हैं वो दिन भी छोटे हो जाएंगे। वहाँ के दिन भी क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। और जब दिन छोटे होंगे तो रातें क्या हो जाएंगी? ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएंगी। समझ में आया क्या? इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है, इस क्षेत्र का जो टेम्परेचर है, यहाँ की बजाय कम होता है। क्या होता है? कम होता है।
इसलिए यहाँ पर उष्ण कटिबंध नहीं पाया जाता, उष्ण जलवायु नहीं पाई जाती। क्या पाई जाती है? शीत उष्ण, शीत प्लस उष्ण। शीत का मतलब थोड़ी ठंडी हो जाती है, शीत का मतलब थोड़ी बहुत ठंडी हो जाती है। किससे? उष्ण से। अब देखो आपको संधि करना आता है, शीत प्लस उष्ण क्या हो जाएगा? शीतोष्ण। क्या बन जाएगा ये? शीतोष्ण बन जाएगा। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या होगा? कौन सी जलवायु होगी? शीतोष्ण, शीतोष्ण जलवायु पाई जाएगी। और ऐसी की ऐसी कंडीशन नीचे की तरफ होती है, इसलिए इन दोनों कंडीशन में, इन दोनों क्षेत्रों में फर्क, अंतर दिखाने के लिए इसको ऊपर वाले को उत्तरी शीतोष्ण बोला जाता है और नीचे वाले को दक्षिणी शीतोष्ण बोला जाता है। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? अब बात करें अपन 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। देखो यहां तक अपन आ चुके हैं, यहां तक ये ऑलरेडी अपन बता चुके हैं। इसके बाद में बात करते हैं 66.5 डिग्री। ये लाइन कौन सी है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जैसे ही अपन 90 डिग्री तक चलते हैं तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भाई साहब जो सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल तिरछी हो जाती हैं। वो क्या हो जाती हैं? बिल्कुल तिरछी हो जाती हैं। इस तरीके से पड़ती हैं, बिल्कुल तिरछी हो जाती है। और जहां पर जितनी ज्यादा तिरछी किरणें होंगी वहां का टेम्परेचर उतना ही कम हो जाएगा और जो दिन की जो लंबाई है वो भी कम हो जाएगी। याद रखना, सूर्य की किरणें जितनी ज्यादा सीधी पड़ेंगी दिन उतने लंबे होंगे। सूर्य की किरणें जितनी ज्यादा सीधी पड़ेंगी दिन उतने ज़्यादा लंबे होंगे और टेम्परेचर उतना ज़्यादा लंबा होगा। अभी गर्मियों का टाइम है, अभी हमारे राजस्थान में गर्मियों का टाइम है। आपको पता होना चाहिए गर्मियों का टाइम है, कहने का मतलब तापमान ज़्यादा है। तापमान ज़्यादा क्यों हुआ? तापमान ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है। और मैंने बताया कि जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो दिन की लंबाई उतनी ज़्यादा हो जाएगी, दिन की लंबाई उतनी ज़्यादा हो जाएगी। गर्मियों में सुबह 5 बजे दिन उग जाता है और शाम के 8 बजे जाकर आपको थोड़ा बहुत अंधेरा महसूस होता है। तो सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आपके दिन की लंबाई हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। सूर्य की किरणें जितनी ज़्यादा सीधी पड़ेंगी दिन की लंबाई उतनी ज़्यादा, रातें उतनी छोटी हो जाएंगी। साथ ही साथ जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, है ना। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया इस जोन में, ये जो जोन है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है, बिल्कुल तिरछी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तापमान डाउन हो जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा? दिन की लंबाई कम हो जाएगी, दिन की लंबाई कम हो जाएगी, रातें उतनी ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। जो उत्तरी नॉर्वे है भाई साहब, यहाँ पर आपको दिन देखने को मिलता ही नहीं है। यहाँ पर आपको दिन देखने को नहीं मिलता है, मिलता है तो बहुत कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल आपके उत्तर में है, बिल्कुल आपके पृथ्वी के उत्तर में है। और उत्तर में होने की वजह से यहाँ पर जो सूर्य की जो किरणें हैं वो बहुत ज़्यादा तिरछी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर दिन उग ही नहीं पाता है। दिन की लंबाई बिल्कुल छोटी हो जाती है, बिल्कुल लोवेस्ट हो जाती है। और दिन जितना ज़्यादा छोटा होगा रातें उतनी ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएंगी, रातें उतनी ही ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएंगी। और टेम्परेचर क्या होगा? जितनी ज़्यादा तिरछी होंगी टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से, अच्छा इसको क्या बोला जाएगा फिर? इसको शीत कटिबंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शीत कटिबंध बोला जाता है, शीत कटिबंध। 66.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में जो कटिबंध होगा वो शीत कटिबंध होगा। ओके, जिस तरीके से भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ हमने कटिबंध देखे, उसी तरीके से नीचे की तरफ भी कटिबंध होते हैं। हमने देखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में हमने क्या देखा? उष्ण कटिबंध। क्या देखा? उष्ण कटिबंध देखा। इसके बाद में हमने देखा था ऊपर की तरफ, क्या देखा था? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में हमने क्या देखा? थोड़ी बहुत ठंड यहाँ पर देखी थी। ठंड देखने का मतलब है कि उष्ण तो है लेकिन थोड़ी बहुत शीत भी है,
थोड़ी बहुत ठंड भी है। कहने का मतलब आपने शीतोष्ण देखा था, शीतोष्ण कटिबंध देखा था, उसी तरीके से नीचे की तरफ भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में हमें शीतोष्ण कटिबंध देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध देखने को मिलता है, नीचे की तरफ हमें यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध देखने को मिलता है। दोनों के अंदर फर्क महसूस करने के लिए, फर्क देखने के लिए हमें इसका नाम देना पड़ेगा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और नीचे वाला का इसका नाम देना पड़ेगा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, अब चलते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र बन रहा है, इस क्षेत्र में भाई साहब सूर्य की जो किरणें हैं वो बहुत ज़्यादा तिरछी हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा तिरछी होने का मतलब बताओ, देखिए फटाफट कमेंट करके बताओ। जहाँ पर तिरछी किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें होती है, वहाँ पर टेम्परेचर, दिन और जो नाइट है, इनकी लंबाई आप कमेंट करके बताओ फटाफट। आप कमेंट करोगे तभी जाके मैं यहाँ पर क्या क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। बताओ देखिए फटाफट। मैं बहुत बार चीख के वो बता चुका हूँ कि जहाँ पर जितनी ज़्यादा तिरछी किरणें होंगी वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ठीक है, दिन की लंबाई कितनी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, और नाइट जो है, रातें जो है वो उतनी ही लंबी हो जाती हैं, ठीक है। तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर तिरछी किरणें होने की वजह से यहाँ पर बर्फ जमती है, शीत कटिबंध बन जाता है। क्या बन जाता है? शीत कटिबंध बन जाता है। समझ में आगो के आगो ना आराम सु। ठीक है, देखो ऊपर की तरफ शीत कटिबंध है, नीचे की तरफ शीत कटिबंध है। दोनों के अंदर अपन फर्क जान पाए इसलिए इसको उत्तरी शीत कटिबंध बोला जाता है और नीचे वाले को दक्षिणी शीत कटिबंध बोला जाता है। ठीक है, चलें आगे। कटिबंध आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब मैं इसको छुपा लेता हूँ फटाफट और आप मुझे बताओ देखे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये जो क्षेत्र है, ये जो जोन है, इसको किस नाम से जाना जाता है? दोबारा से मैं पूछ रहा हूँ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो कटिबंध होता है वो कटिबंध कौन सा होता है? फटाफट सब लोग, जितने लोग यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो, सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बताओ फटाफट बताओ। चलें आगे। अरे इतना यहाँ पर ये बड़ी इमेज यहाँ पर दे रखी थी। ठीक है, देखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसके बीच में कौन सा है? उष्ण कटिबंध। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसके बीच में जो कटिबंध है वो कौन सा है? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। इसके बाद में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में जो कटिबंध है वो उत्तरी शीत कटिबंध है। इसी तरीके से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में कौन सा कटिबंध है? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो कटिबंध है वो कौन सा है? दक्षिणी शीत कटिबंध। ओके, चलें आगे। ये ऑलरेडी मैं आपको अच्छे तरीके से समझा चुका हूं, याद करवा चुका हूं। आगे देखिए, अब यहां पर उत्तरी अक्षांश की बात करें। देखो एक चीज यहां पर समझने की कोशिश करना, ये देखो यहां पर इंडिया अपना दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, हालांकि वो मैप में डालना भूल गया। देखो ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के ऊपर यहां पर अपना इंडिया है, और इस प्यारे से इंडिया के अंदर अपना प्यारा सा राजस्थान है। तो राजस्थान की जो अक्षांश रेखाएं हैं, वो सारी कौन सी होंगी? उत्तरी अक्षांश होगी या दक्षिणी अक्षांश होगी? बताओ देखिए फटाफट। हमारे राजस्थान की लोकेशन बताते हुए हम जितनी भी अक्षांश रेखाएं बताएंगे वो अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश होगी या दक्षिणी अक्षांश होगी? मुझे कमेंट करके बताओ कौन सी होंगी।
वो उत्तरी अक्षांश होगी। भाई हमारा जो राजस्थान है वो पूर्णतया 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में है। और मैंने आपको क्या बताया था 0 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के जो रेखाएं हैं वो देखो यहां पर उत्तरी गोलार्ध में जो भी अक्षांश रेखाएं हैं उनको उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर की तरफ जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं। तो हमारे राजस्थान की जितनी भी स्थिति बताते हुए जितनी भी अक्षांश रेखाएं हम बताएंगे वो उत्तरी अक्षांश रेखाएं होंगी। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे राजस्थान के बीचों बीच जो अक्षांश रेखा जाती है, राजस्थान के बीचों बीच जो अक्षांश रेखा है, देखो यहां पर अपना राजस्थान है, इस राजस्थान में बीचों बीच जो अक्षांश रेखा जाएगी वो उत्तरी अक्षांश होगी। और उसका कोण कितना है? उसका कोण का मान है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। हमारे राजस्थान के बीचों बीच जो अक्षांश रेखा जाती है, मध्यवर्ती अक्षांश रेखा जाती है, उस अक्षांश रेखा का नाम क्या है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अच्छा, प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के बीचों बीच से जाने वाली जो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वह कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? तो देखिए कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है वो। जैसलमेर, फलौदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर। अब देखो कर्क रेखा की बात करते हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोला जाता है? कर्क रेखा बोला जाता है। अब ध्यान दो, एक चीज मैं आपको थोड़ी सी कंसेप्ट वाली बता देता हूं जो कि आपको बहुत ज्यादा काम आएगी और आपको कंफ्यूजन भी नहीं पैदा करेगी। 1 डिग्री जो कोण होता है उस कोण को 60 मिनट के अंदर बांटा जाता है। मिनट, जैसे 1 रुपये को 100 पैसे में बांटा जाता है। 1 रुपया जो होता है उसको अगर अपन तोड़े तो 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये को तोड़ोगे तो 100 पैसे आएंगे, लेकिन 1 डिग्री को जब तोड़ोगे तो 60 मिनट आते हैं। यहां पर पैसा आता है, यहां पर मिनट आते हैं। समझ में आ गया क्या? और ये जो मिनट है ना, ये मिनट आपकी घड़ी वाली मिनट नहीं है। ये मिनट आपकी घड़ी वाली मिनट नहीं है। समझ में आ गया क्या? ये घड़ी वाली मिनट नहीं है, ये अलग ही है। जब डिग्री को तोड़ते हो तो आपके पास क्या आता है? 60 मिनट आता है। तो यहां पर मुझे बताओ 30 मिनट, जो 30 मिनट है, 30 मिनट में क्या होगा? 30 मिनट में कितने डिग्री होंगे? आधा डिग्री। अब कई लोगों को यह चीज समझ में नहीं आई। अरे 60 मिनट में 1 डिग्री है तो 30 मिनट में कितने हो जाएंगे? आधी डिग्री। इधर मैंने 2 का भाग लगा दिया तो 30 हो गया, और 1 में 2 का भाग लगा दिया तो 1/2 हो गया, और 1/2 को ही क्या बोला जाता है? आधा, है ना? तो यहां पर देखो मैं एक चीज लिख रहा हूं, जैसे 23 डिग्री और 30 मिनट। इसका मतलब क्या है? देखो 30 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं? आधा डिग्री। क्या लिख सकता हूं? आधा डिग्री लिख सकता हूं। तो 23 डिग्री और आधा डिग्री कितना हो गया? 23.5 डिग्री। कितना हो गया? 23.5 डिग्री। और इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। इसी मैथ की चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? 23.5। 23.5 का मतलब क्या होता है? 23.5। और 23.5 के यहाँ पर अगर मैं डिग्री लगा देता हूँ तो इसका जो अर्थ है वही अर्थ इसका है, और ये जो अर्थ है वही अर्थ इसका है। ये तीनों सेम है। 23 डिग्री 30 मिनट लिख दो, या 23 सही 1/2 ऊपर डिग्री लिख दो, या 23.5 ऊपर ये डिग्री लिख दो। 1.5 का मतलब क्या है?
1 सही 1/2, 1 और आधा, इसी को बोला जाता है 1.5। ये डेड है और इसका मान भी क्या है, डेड है। 1 सही 1/2, समझ में आ रहा है क्या? तो 1.5 को मैं 1 सही 1/2 लिख सकता हूं। तो 23 सही 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 23.5। क्या लिख सकता हूं, 23.5 लिख सकता हूं। समझ में आ गया क्या? तो 23 डिग्री 30 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं, 23 सही 1/2 डिग्री, या इस 1/2 को मैं 0.5 भी लिख सकता हूं। तो 23.5 ये आ गया पूरा डिग्री। अब मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, इससे ज़्यादा सिंपल करके कोई नहीं बता सकता। तो 23 डिग्री 30 मिनट जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको क्या बोला जाता है, कर्क रेखा बोला जाता है। ध्यान दीजिए, उत्तरी अक्षांश रेखा है। उत्तरी अक्षांश रेखा का मतलब है कि ये भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ है। इसके बारे में अपन देखते हैं। देखिए, यह पृथ्वी की सबसे उत्तरतम अक्षांश रेखा है। यह सब पृथ्वी की सबसे उत्तर अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये वो अक्षांश रेखा है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वो अक्षांश रेखा है जहां पर सूर्य की जो किरण है वो लंबवत पड़ती है। इसके बाद में जैसे ही आप उत्तर की तरफ चलोगे तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ना बंद हो जाती है। दोबारा से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, हालांकि इसका जो एनिमेशन है ना वो अगले वीडियो में मिलेगा आपको। बहुत ही शानदार वाला एनिमेशन है। मैंने 5 दिन लगा के वो एनिमेशन बनाया है। वो इसमें ऐड नहीं कर पाया क्योंकि फालतू का उसमें क्या 7-8 स्लाइड हैं। वो 7-8 स्लाइड में आपको ऐड करके बताऊंगा ना तो वो चीज़ें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। देखो, हमारा जो सूर्य है, हमारा जो सूर्य है वो पूरे साल में ये रही अपनी पृथ्वी और ये रहे सूर्य की स्थिति। तो सूर्य का जो मूवमेंट होता है, सूर्य जो ऊपर नीचे होता है वो किसके बीच में होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में चलता है पूरे साल में सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहता है। कभी कर्क रेखा पे चला जाता है, बाद में धीरे धीरे आता कहाँ पर चला जाता है, मकर रेखा पे चला जाता है। उसके बाद में वापस कर्क रेखा की तरफ जाता है। इस तरीके से हमारा जो सूर्य है वो मूवमेंट करता रहता है। लेकिन सूर्य कभी भी कर्क रेखा के ऊपर नहीं जाता। और कर्क रेखा के ऊपर नहीं जाता कहने का मतलब, जब ऊपर नहीं जाता तो ऊपर इस कर्क रेखा के ऊपर किसी भी बिंदु पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती है, सीधी नहीं पड़ती है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ऊपर की तरफ किसी भी पॉइंट पर सीधी नहीं पड़ सकती। क्यों नहीं पड़ सकती? क्योंकि सूर्य कर्क रेखा के ऊपर जाता ही नहीं है। इसी तरीके से मकर रेखा के नीचे की तरफ सूर्य नहीं जाता है, और सूर्य नीचे नहीं जाने का मतलब है कि किसी भी बिंदु पर, मकर रेखा के किसी भी बिंदु पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती है, सीधी नहीं पड़ती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? अब देखो, कर्क रेखा से मकर रेखा, मकर रेखा से कर्क रेखा, ये जो पॉइंट है, ये जो भूमध्य रेखा वाला जो पॉइंट है, ये 2 बार बीच में आ जाता है। जब नीचे की तरफ जाता है तो बीच में आ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है तो बीच में आ जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि सूर्य की जो स्थिति है ये इस जोन में ज्यादा होती है। सूर्य की स्थिति लगभग इस जोन में ज्यादा होती है, इस क्षेत्र में ज्यादा होती है, और यहां पर सूर्य ज्यादा होने की वजह से यहां पर गर्मी ज्यादा होती है। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच में यहाँ पर सूर्य की गर्मी ज़्यादा रहती है, क्योंकि सीधा यहाँ पर चमकना ये ज़्यादा चाहता क्या है, मतलब होता है, सूर्य लगभग ज़्यादा यहाँ पर होता है। ठीक है, ऐसे मूवमेंट करता है तो ज़्यादातर इस क्षेत्र में वो रहता है। तो हमने यहाँ पर क्या बताया आपको कि
जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है, ये वो रेखाएं हैं जिनके बाद में किसी भी पॉइंट पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है। ये लास्ट रेखाएं हैं। ये उत्तर की तरफ उत्तरतम सबसे उत्तरी रेखा है जहां पर लंबवत पड़ती है, उसके बाद में सीधी या लंबवत नहीं पड़ती है। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये लास्ट दक्षिणतम अक्षांश रेखा है जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इसके बाद में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है। समझ में आ गया? ठीक है, यही बात बोली जा रही है कि ये जो कर्क रेखा है ये पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा है, पृथ्वी की सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा है, जहां पर क्या होता है, सूर्य दोपहर के समय सीधा चमकता है। इसके बाद में जैसे आप ध्रुवों की तरफ चलोगे तो कहीं पर भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, लंबवत नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्य 21 जून को, जिसको देखो 21 जून को कर्क संक्रांति बोला जाता है या ग्रीष्म संक्रांति भी इसको बोला जाता है। किसको? 21 जून को। तो 21 जून को सीधा चमकता है। ध्यान दीजिए, अभी जून का टाइम है ना, गर्मियों में अभी जून का टाइम है। क्या कितनी तारीख हो गई आज? 12 तारीख हो गई, 12 जून हो गई आज, है ना। आज के 9 दिन बाद में क्या होगा, सूर्य हमारे राजस्थान में जो बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर है, आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा हमारे राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर निकलती है। और हमारा जो सूर्य है अभी कर्क रेखा के ऊपर है, सूर्य पृथ्वी की कर्क रेखा के ऊपर है। तो 21 जून को बिल्कुल ये प्रॉपर्ली इस कर्क रेखा के ऊपर आ जाएगा। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर होगा और 21 जून को ये जो सूर्य है इस कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर सीधा चमकेगा। और मैंने आपको बताया कि जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत या सीधी पड़ती है वहां पर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, दिन की लंबाई ज्यादा हो जाती है, साथ ही साथ वहां पर रातें जो है वो रातें छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? रातें छोटी हो जाती है। तो 21 जून को हमारे राजस्थान में जो दिन की लंबाई है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो दिन की लंबाई है वो 21 जून को है और सबसे कम जो रात की लंबाई है वो इसी दिन होती है। भाई जिस दिन की लंबाई ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी, उसी दिन जो रात की लंबाई है वो क्या होगी? सबसे कम होगी। ठीक है, ये 21 जून की बात है। तो 21 जून को कर्क संक्रांति भी बोला जाता है, ग्रीष्म संक्रांति बोला जाता है। यहाँ पर सीधा चमकता है सूर्य। इसके बाद में क्या होता है, जो सूर्य होता है, मैंने आपको बताया कि सूर्य लास्ट में कर्क रेखा की तरफ जाता है और बाद में नीचे मकर रेखा की तरफ जाता है। जब 21 जून जो तारीख होगी, तो ये तारीख ऐसी तारीख है कि इस तारीख के दिन जो सूर्य है बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर होगा और उस 21 जून के बाद में जब 22 जून 23 जून इस तरीके से होगी तो सूर्य वापस इस कर्क रेखा की तरफ लौटना शुरू, मकर रेखा की तरफ लौटना शुरू कर देगा। ठीक है, 21 जून कर्क संक्रांति ग्रीष्म संक्रांति को सीधा चमकता है। इसके बाद में दक्षिणायन हो जाता है, सूर्य दक्षिण की तरफ चलना शुरू कर देता है, कर्क रेखा को छोड़ना शुरू कर देता है। और जब कर्क रेखा को छोड़ेगा, कर्क रेखा से दूर जाना शुरू होगा। हमारा राजस्थान यहाँ पर है, तो जैसे जैसे ये मकर रेखा की तरफ जाना शुरू कर देगा तो हमारे राजस्थान पर सीधी किरणें पड़ना बंद हो जाएगी। और जब सीधी किरणें पड़ना बंद हो जाएगी तो हमारे राजस्थान में ठंड होना शुरू हो जाएगी, सर्दियां पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी। जब बिल्कुल यहाँ पर मकर रेखा पे होगा तो हमारे राजस्थान में सर्दियों का मौसम होगा। क्या होगा? सर्दियों का मौसम होगा। अभी जो सूर्य है वो कर्क रेखा के आसपास में घूम रहा है। 21 जून को बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर आ जाएगा। 21 जून को कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। कहने का मतलब जून का जो 21 तारीख का जो ये दिन है, ये यहाँ पर राजस्थान में जो
बांसवाड़ा और डूंगरपुर है, ये मैंने गलत बना दिया है। ऐसे हमारा राजस्थान नहीं है। हमारा राजस्थान किस तरीके से है? हमारा राजस्थान इस तरीके से है, इस तरीके से है, ठीक है। केवल इतना सा टच होता है। अरे ये क्या बना दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारा राजस्थान है, ये लो, है ना। इस तरीके से हमारा राजस्थान है, जहाँ पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो है वो हमारी कर्क रेखा इन दो जिलों को काटती है। तो 21 जून को बांसवाड़ा और डूंगरपुर में हमारे राजस्थान की नहीं, हमारे सूर्य की किरणें सीधी लंबवत चमकेगी। ओके, चलें आगे। कर्क रेखा भारत के, देखो हमारा राजस्थान भारत में है, तो भारत में अगर कर्क रेखा राजस्थान से होकर जा रही है तो भारत से होकर भी जाएगी, है ना, क्योंकि हमारा राजस्थान भारत के अंदर है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। देखिए ये हमारा प्यारा भारत और ये रही आपकी कर्क रेखा और यहाँ पर आपको हमारा प्यारा राजस्थान दिख रहा होगा, जिसका जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर 2 जिले हैं अपना बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर को ये काटती हुई जाती है कर्क रेखा। हमारे पूरे भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, जहाँ पर कितने जिलों से होकर जाती है, कितने राज्यों से होकर जाती है? ये 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से? आपका गुजरात, आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद में छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल के बाद में आपका त्रिपुरा और आपका मिजोरम। तो यह आपके 8 राज्य हो जाते हैं जहाँ से कर्क रेखा या जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो गुजरती है। ओके, इसके बाद में अपन बात करें, कर्क रेखा की सर्वाधिक जो लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है। ध्यान से देखो, मध्य प्रदेश क्या है, ये उल्टी तरीके से सोया हुआ है। तो यहाँ पर जो ये सबसे ज़्यादा लंबाई है वो कर्क रेखा की कहाँ पर है? अपने मध्य प्रदेश में है। ये एमपी है अपना, ये राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई है। ओके, और सबसे कम जो लंबाई है कर्क रेखा की वो कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। आगे देखिए, कर्क रेखा पे जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में 21 जून को दोपहर में परछाई नहीं बनती है। 21 जून को दोपहर में परछाई नहीं बनती है। ध्यान दीजिए, ये रहा सूर्य, ओके, और यहां पर कोई आदमी खड़ा है, यहां पर कोई आदमी खड़ा है इस तरीके से, ठीक है ना। यहां पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। अगर ये सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, अगर ये सूर्य की किरणें इसके ऊपर बिल्कुल सीधी पड़ेंगी तो इसकी परछाई नहीं बनेगी। शेडो, परछाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेडो। तो इस आदमी की कोई परछाई नहीं, यहाँ पर धरातल पे कोई परछाई नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि इसकी जो सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल इसके ऊपर पड़ रही है, तो इसकी जो परछाई है वो यहाँ पर इस आदमी के नीचे छुप जाएगी। कहने का मतलब शेडो नहीं बनती है, नो शेडो। और ये सिचुएशन कब होती है? ये सिचुएशन होती है 21 जून को। क्यों? क्योंकि 21 जून को हमारे भारत में जो सूर्य है वो कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वस्तुओं की जो परछाई है वो परछाई दोपहर के समय नहीं बन पाती है। इसलिए ये जो कर्क रेखा का ये जोन है, ये नो शेडो जोन कहलाता है। जोन का मतलब होता है क्षेत्र, जोन का मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है। नो शेडो का मतलब है कोई परछाई नहीं। कर्क रेखा पे जो स्थित क्षेत्र हैं, कर्क रेखा पे जितने भी क्षेत्र स्थित हैं, उन क्षेत्रों में 21 जून को दोपहर में परछाई नहीं बनती है। इसलिए इन क्षेत्रों को नो शेडो जोन कहा जाता है। ओके, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाने लग गया है। कब से? 2015 से हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मना रहे हैं। ओके, ये भी आप याद रख सकते हो। कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, ये 8 राज्य आपके यहाँ पर कंटिन्यूस तौर पे हो गए हैं, ठीक है। राजस्थान और कर्क रेखा का संबंध अपन यहाँ पर देख रहे हैं। सीधी बात जो कि शुरुआत में हम बता चुके हैं कि यह जो कर्क रेखा है
कर्क रेखा का मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये हमारे राजस्थान के 2 जिलों से होकर से गुजरती है। कौन कौन से जिलों से? एक तो आपका डूंगरपुर हो जाता है और एक आपका बांसवाड़ा हो जाता है। ओके, तो देखिए राजस्थान और कर्क रेखा का संबंध क्या है कि राजस्थान का जो अधिकांश भाग है, राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर की तरफ है, कर्क रेखा के उत्तर में है। कर्क रेखा जो है हमारे राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण से होकर निकलती है। 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है या कर्क रेखा है, हमारे राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण से होकर निकलती है। दक्षिण में कौन से जिले हैं? एक तो आपका बांसवाड़ा है, ये देखो ये कर्क रेखा, एक सेकंड, ये देखो ये जो कर्क रेखा है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर निकलती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर रहा, ये बांसवाड़ा, 2 जिलों से होकर ये निकलती है बिल्कुल दक्षिण में। तो हमारा जो राजस्थान है ये कर्क रेखा के बिल्कुल अधिकांश भाग, हमारे राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर दिशा में है। ठीक है, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई केवल 26 किलोमीटर है। यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है इस कर्क रेखा की वो कितनी है? केवल 26 किलोमीटर है। ओके, आगे बात करें तो देखिए कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर निकलती है। कौन से? बांसवाड़ा जिला और डूंगरपुर जिला। बांसवाड़ा जिले के बीच से होकर जाती है जो कुशलगढ़ तहसील है। बांसवाड़ा जिले की जो कुशलगढ़ तहसील है, ठीक है, इस कुशलगढ़ तहसील के पास से होकर ये गुजरती है। ठीक है, बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर जाती है। देखो ये बांसवाड़ा जिला है ना, इसके बीचों बीच से होकर जाती है, लेकिन डूंगरपुर के दक्षिण भाग को चीरती हुई जाती है ना। तो यहां पर क्या बता रहे थे कि बांसवाड़ा जिले के बीचों बीच से होकर जाती है। बांसवाड़ा जिले की जो कुशलगढ़ तहसील है इसके बीचों बीच से होकर ये जाती है। साथ ही साथ डूंगरपुर जिले का जो दक्षिणी सीमा है, डूंगरपुर जिले की जो दक्षिणी सीमा है, इस सीमा के पास में यहाँ पर क्या है, एक चीखली नामक गांव है। चीखली नामक गांव है, इस गांव के पास से होकर ये गुजरती है। ध्यान दीजिए ये वाली जो लाइन है ना कितनी इंपॉर्टेंट है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो यहाँ से कितनी एग्जाम्स में ये पूछा गया है। आप गिनते गिनते थक जाओगे, कितनी एग्जाम्स में पूछा गया है ये प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये हमारे राजस्थान के 2 जिलों से होकर निकलती है। एक तो आपके डूंगरपुर और एक आपका बांसवाड़ा। ध्यान दीजिए बांसवाड़ा के बीचों बीच से होकर निकलती है, बांसवाड़ा जिले के बीचों बीच से होकर निकलती है। और बांसवाड़ा जिले में जो कुशलगढ़ तहसील है, कुशलगढ़ तहसील के बीच से होकर ये निकलती है। लेकिन ध्यान दीजिए डूंगरपुर की जो दक्षिण सीमा है, इस दक्षिण सीमा से होकर दक्षिण सीमा के पास से होकर जाती है। यहाँ पर एक गांव है, कौन सा? चीखली नामक गांव है डूंगरपुर में। इस गांव के पास से होकर ये रेखा निकलती है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, आगे देखिए कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन सा है? तो वो है कुशलगढ़ तहसील सबसे नजदीक शहर है। इस कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन सा है? तो वह है कुशलगढ़। कौन सा है? कुशलगढ़। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जिला मुख्यालय सबसे नजदीक हमारे राजस्थान का जिला मुख्यालय कहां पर है, तो वो कौन सा होगा? वो जिला मुख्यालय कौन सा होगा? बांसवाड़ा। क्यों? क्योंकि जो डूंगरपुर जिला मुख्यालय है वो दूर पड़ता है, लेकिन ये बांसवाड़ा के बीचों बीच होकर निकलती है ये कर्क रेखा। और आपको पता होना चाहिए कि लगभग जो जिला मुख्यालय हैं, किसी भी जिले के जो मुख्यालय हैं वो लगभग जिले के बीच में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? बीच में होते हैं। और बीच से क्या निकल रही है? हमारी कर्क रेखा निकल रही है। तो कर्क रेखा के बिल्कुल नज़दीक, सबसे नज़दीक जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? बांसवाड़ा है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा के सबसे दूर राजस्थान का जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका गंगानगर। ठीक है, श्री गंगानगर जो
जिला मुख्यालय है वो सबसे दूर है किससे? कर्क रेखा से। सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? तो वो है बांसवाड़ा। ठीक है, सबसे नजदीक शहर पूछ लिया जाए तो बांसवाड़ा का ही वो जो तहसील है कुशलगढ़ तहसील, वो आपका नजदीक सबसे नजदीक शहर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? ठीक है, कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन सा है? कुशलगढ़। कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? बांसवाड़ा खुद। कर्क रेखा से सबसे दूर शहर और जिला मुख्यालय कौन सा है? तो वो है श्रीगंगानगर। ठीक है, 21 जून को राजस्थान में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं किस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपका कर्क रेखा वाला पोर्शन हो गया। अब बात आती है कल के वीडियो की, और आज के वीडियो को अपन रिवाइज करते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से, मात्र 5 मिनट में। मात्र 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं फटाफट इसको मैं रिवाइज करवा देता हूं, बहुत ही जबरदस्त वाला। ठीक है, देखिए यहां पर देखिए, कल के वीडियो में अपन ने देखा था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। तो आड़े रूप से या पूर्व से पश्चिम जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है हमारे ग्लोब पर, उन रेखाओं को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच होकर निकलती है, ग्लोब के बीचों बीच होकर निकलती है, उस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी बोला जाता है, विषुवत रेखा भी बोला जाता है, या सबसे बड़ी अक्षांश रेखा इसको बोला जाता है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। और ध्यान दीजिए, ये जो अक्षांश रेखा है इस ग्लोब को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, हमने देखा कि जो अक्षांश रेखाएं 179 होती है, लेकिन जो अक्षांश होते हैं वो 81 होते हैं। ध्यान दीजिए, अक्षांश क्या होते हैं? जिस स्थिति को अपन पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी लोकेशन की पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस लोकेशन से भूमध्य रेखा का जो तल है, इस तल से जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है वही कोण क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। और इस अक्षांश के ऊपर भूमध्य रेखा के समानांतर अगर कोई रेखा खींच दी जाए तो उस रेखा को क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखा बोला जाता है। तो अक्षांश और अक्षांश रेखा के बीच में क्या फर्क है? अक्षांश केवल कोण का मान है, लेकिन उसी कोण के ऊपर अगर भूमध्य रेखा के समानांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो उस अक्षांश रेखा उसको क्या बोला जाता है? उस रेखा को क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखा बोला जाता है। ठीक है, हमने क्या देखा था कि 90 डिग्री अक्षांश पर, 90 डिग्री कोण पर, उत्तरी कोण पर और 90 डिग्री दक्षिणी कोण पर क्या होता है? कोई अक्षांश रेखा नहीं खींची जा सकती, वहां पर केवल बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? एक बिंदु के रूप में होते हैं, वहां पे कोई अक्षांश रेखा नहीं खींची जा सकती। इसलिए अक्षांशों की संख्या तो 90 + 90 180, और बीच में जो 0 डिग्री वाली है वो कितनी हो जाती है? 90 + 90 कितनी हो जाती है? 180, प्लस बीच वाली एक कितनी हो जाती है? 181। तो अक्षांशों की, कोणों की संख्या कितनी हो जाती है? 181 हो जाती है। लेकिन उत्तरी, जो बिल्कुल उत्तरी है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, वहां पर केवल 2 बिंदु होते हैं। तो 181 में से अगर आप 2 माइनस करते हो तो वहां पर टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाती है? 179 हो जाती है, 179 हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोला जाता है? उत्तरी ध्रुव बोला जाता है। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, जहां पर केवल बिंदु होते हैं, मैंने आपको बताया, तो उनको क्या बोला जाता है? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, किसी स्थान की स्थिति पता लगाने के लिए और जलवायु के जो क्षेत्र होते हैं उनको अलग करने के लिए किसका प्रयोग लिया जाता है? अक्षांश रेखाओं का प्रयोग लिया जाता है। अक्षांश रेखाओं की जरूरत हमें पड़ती है। ओके, राजस्थान की जो मध्यवर्ती, राजस्थान के बीचों बीच से होकर जाने वाली जो अक्षांश रेखा है, वो अक्षांश रेखा कौन सी है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हमारे राजस्थान के बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाती है। आगे बात करते हैं, राजस्थान की जो मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है वो
कौन कौन से जिलों से जाती है? मैंने आपको बताया था जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में फलोदी, फलोदी के बाद में आपका नागौर, नागौर के बाद में डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण के बाद में दौसा, दौसा के बाद में भरतपुर। तो इन जिलों से होकर ये आपकी मध्यवर्ती अक्षांश रेखा निकलती है। इसके बाद में मैंने आपको कटिबंध बताए थे। कटिबंध में देखिए 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो कटिबंध है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में यहाँ पर थोड़ी बहुत ठंड पड़ने लग जाती है, इसलिए इसको शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। 66.5 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में जो क्षेत्र है, वहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इसको शीत कटिबंध बोला जाता है। और ये उत्तर की तरफ है, इसलिए उत्तरी शीत कटिबंध इसको बोला जाता है। ठीक है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो क्षेत्र है, इसको यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़नी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो सूर्य की जो स्थिति है वो लास्ट मकर रेखा तक पहुँचती है, उसके बाद में तिरछी किरणें पड़ना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए यहाँ पर ठंड पड़ना थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाती है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और दक्षिण की तरफ है, इसलिए इसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। ध्यान दीजिए 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो क्षेत्र है, वहां पर सूर्य की किरणें बहुत भयंकर तरीके से तिरछी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर बर्फ पड़ना स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट क्या हो जाती है? रेगुलर तौर पे बर्फ पड़ती है, इसलिए इसको शीत कटिबंध बोला जाता है। और दक्षिण की तरफ है, इसलिए इसको दक्षिणी शीत कटिबंध बोला जाता है। ठीक है। बाद में हमने देखा कर्क रेखा के बारे में, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ जो 23.5 डिग्री कोण बनाते हुए जो रेखा खींची जाती है, उसको कर्क रेखा कहा जाता है। 21 जून पे यहाँ पे स्पेशल घटना होती है। क्या होती है कि कर्क रेखा पर 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर सूर्य, बिल्कुल सूर्य इसके ऊपर होता है, कर्क रेखा के ऊपर। और ये कब, कौन सी तारीख को होता है? ये 21 तारीख को, 21 जून को सूर्य बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें होती है वो लंबवत पड़ती है, लंबवत पड़ती है या सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है या सीधी पड़ती है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, वहां पर क्या होता है? वहां पर सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है। दिन की लंबाई ज्यादा हो जाती है और रातें क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। और 21 जून को जो भी क्षेत्र हैं, 21 जून को कर्क रेखा के जो भी क्षेत्र है, वहां पर किसी भी वस्तु की शेडो नहीं बनती है। क्या नहीं बनती है? शेडो नहीं बनती है, छाया नहीं बनती है, जिसके कारण क्या होता है? इस क्षेत्र को नो शेडो जोन बोला जाता है। और 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस भी हमने मनाना शुरू कर दिया है। कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। कौन कौन सी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबाई है कर्क रेखा की। इसके बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा में सबसे कम लंबाई है कर्क रेखा की। ओके। राजस्थान और कर्क रेखा की हम बात कर रहे थे, तो राजस्थान से जो कर्क रेखा है मात्र 26 किलोमीटर से होके गुजरती है। कौन से 2 जिलों से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ध्यान दीजिए बांसवाड़ा के बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाती है। बांसवाड़ा के बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाती है। कौन सी तहसील से? कुशलगढ़ तहसील से। कौन सी तहसील से? कुशलगढ़ तहसील से। डूंगरपुर की जो दक्षिणी सीमा है, उस दक्षिणी सीमा से होकर ये गुजरती है। ध्यान दीजिए डूंगरपुर में जो दक्षिणी सीमा के पास में जो चीखली नामक गांव है, उस गांव के पास से होकर ये जो कर्क रेखा है वो निकलती है। सर्वाधिक नज़दीक शहर, इस कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक शहर पूछ लिया जाए राजस्थान का, तो वो कौन सा है? बांसवाड़ा का है। बांसवाड़ा की जो तहसील है कौन सी? कुशलगढ़। तो कुशलगढ़ तहसील ही हमारे राजस्थान की सबसे नज़दीक शहर हो जाएगा। किसके नज़दीक? कर्क रेखा के। ओके। सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए,
कर्क रेखा के तो वो कौन सा होगा, बांसवाड़ा खुद होगा। और सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन सा होगा, गंगानगर होगा, जो कि बिल्कुल उत्तर में है हमारे राजस्थान के। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा ये आज का और कल का वीडियो का पूरा रिवीजन मैंने आपको करवा दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अगले पेज का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो वीडियो को रोक करके। भाई साहब बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये वीडियोस बनाए जाते हैं, ऐसे वीडियोस नहीं बनते हैं, इनके पीछे बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो अगर आपको हमारी मेहनत और हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, याद हो रहे हैं बहुत आसान तरीके से ये राजस्थान ज्योग्राफी, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप हमें अगर मोटिवेटेड लाइंस यहाँ पर कमेंट के अंदर लिखोगे तो हम और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, जिससे क्या होगा कि आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही हम आपके कमेंट से मोटिवेट होंगे तो यहाँ पर जो मेहनत की जा रही है वो मेहनत और भी ज़्यादा हमारे द्वारा की जाएगी और भी टाइम आपके लिए निकाला जाएगा। ठीक है, तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप हमारी मेहनत को पसंद करते हैं, इस वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप इसी तरीके के वीडियोस रेगुलर तौर पे हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं तो हमारा जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी टाइम इसी एनर्जी के साथ अगले नए वीडियो में। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।